नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जॉब ड्रॉप पे। तो जितने भी नए लोग होंगे मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ संपूर्ण सामान्य ज्ञान का, जो एक आपका विद्यासागर की बहुत ही अच्छी किताब आती है दोस्तों, उसका एक सीरीज़ चलाया जा रहा है टॉपिक वाइज। इसमें आपका जो जितना भी हिस्ट्री है आपका, चाहे वो एंशिएंट हो, मिडिएवल हो या फिर आपका मॉडर्न हो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारा चीज़ जो है यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, उसको फॉलोअप कराया जा रहा है। तो दोस्तों इसको आगे बढ़ाते हुए पूरे बुक को मैं ख़त्म करने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोग इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए, और यकीन मानिए आप इस सीरीज़ को अगर फॉलो कीजिएगा तो आपको स्टैटिक जीके का जो डर है या जो भी इसमें दिक्कत है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों 7 वीडियो इसका हम बना चुके हैं, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप इसका प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से आप इसको जो है सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो अंतिम टॉपिक जो पढ़ाया गया था दोस्तों वो मौर्य साम्राज्य था। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि 200 से 300 ईसा पूर्व तक भारत, और छोटे छोटे कुछ राजवंश हैं उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं हम लोग कि आपका जो है 200 से 300 ईसा पूर्व तक भारत। तो ये जो है हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश की समाप्ति के बाद किस वंश की स्थापना हुई। तो जब मौर्य वंश का समाप्ति हो गया दोस्तों, तो उसके बाद किस वंश का स्थापना हुआ ये पूछा जा रहा है। तो मौर्य वंश के सेनापति, जो मौर्य वंश का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्धरथ को मारकर पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया और शुंग वंश की नींव डाली। क्या बोल रहा है दोस्तों, मौर्य वंश के जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था, कौन था, वृद्धरथ, इसको मार करके क्या किया, एक नया वंश की नींव डाली, जिस वंश का क्या नाम था, शुंग वंश। तो उसके बाद क्या हुआ, मौर्य वंश का समाप्ति के बाद नया वंश का स्थापना हुआ जिसे शुंग वंश कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त दूसरी राजधानी किस स्थान पर बनाई। तो पुष्यमित्र शुंग जो है दोस्तों वो एक राजधानी पाटलिपुत्र बनाया था, तो दूसरा और कौन सा ये अपना राजधानी बनाया, तो इसको विदिशा कहते हैं। कहाँ पे बनाया था, विदिशा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने किस जाति का था। तो पुष्यमित्र शुंग जो है वो किस जाति का था, तो ये ब्राह्मण जाति का था दोस्तों। किस जाति का था, ब्राह्मण जाति का। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में किस धर्म का उत्थान हुआ। तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा भागवत धर्म। तो भागवत धर्म का ये जो हुआ था, उत्थान हुआ था पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। नेक्स्ट है आपका, महाभारत को किसके शासनकाल में दोबारा लिखा गया। तो महाभारत को दोस्तों शुंग वंश के शासनकाल में जो है वो दोबारा लिखा गया था। ऐसा माना जाता है कि महाभारत को पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में जो है दोबारा लिखा गया था, यानी शुंग वंश के शासनकाल में। भारूद का स्तूप किसके शासनकाल में बनवाया गया था। तो भारूद का स्तूप किसके शासनकाल में बनवाया गया था, तो ये पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ही बनवाया गया था। नेक्स्ट है आपका कि मनुस्मृति तथा विष्णु स्मृति का संकलन किस काल में हुआ। यानी मनुस्मृति और जो विष्णु स्मृति है, ये जो हिंदूज फर्स्ट लॉ बुक है मनुस्मृति, इसका जो संकलन यानी कंपाइलेशन जो है ये किस काल में हुआ था, तो ये शुंग वंश के शासनकाल में हुआ था। किसके काल में दोस्तों, शुंग वंश के शासनकाल में हुआ था। तो इस बुक में जितने भी क्वेश्चन है वो सब एग्जाम ओरिएंटेड है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आप इसको फॉलो कीजिए, यकीन मानिए आप अगर इसको फॉलो कीजिएगा तो आपका हिस्ट्री जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा दोस्तों। अब पूरा ज्योग्राफी, पॉलिटी, मिसलेनियस सब कुछ इसमें है, एक एक चैप्टर इसका पढ़ाएंगे, एक एक पेज पढ़ाएंगे। तो आप लोग बस इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते जाइए। नेक्स्ट है आपका, पुष्यमित्र शुंग ने कब से कब तक शासन किया। तो पुष्यमित्र शुंग दोस्तों ये 184 ईसा पूर्व से 148 ईसा पूर्व तक शासन किया था। कब से कब तक, 184 ईसा पूर्व से 148 तक। नेक्स्ट है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो शुंग वंश का अंतिम शासक था दोस्तों वो देवहूति। कौन था, देवहूति। शुंग वंश के शासनकाल में कौन कौन महत्वपूर्ण नगर थे। तो शुंग वंश के शासनकाल में आपको जो महत्वपूर्ण नगर था वो पाटलिपुत्र, अयोध्या एवं जालंधर था। कौन कौन था, पाटलिपुत्र यानी पटना, अयोध्या, जालंधर। देवहूति की हत्या किसने की थी। तो देवहूति की हत्या कौन किया था दोस्तों, तो उसके अमात्य वसुदेव ने। कौन किया था, उसका अमात्य जो था वसुदेव, वो जो है देवहूति का हत्या किया था। तो देवहूति कौन था, शुंग वंश का अंतिम शासक। कण्व वंश की स्थापना किसने की और कब। तो ऑब्वियस सा बात है दोस्तों कि शुंग वंश का जो अंतिम शासक जो आपका था ये देवहूति, जब उसका हत्या हो गया तो फिर इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या है कि नया वंश का स्थापना होगा। तो नया वंश कौन सा निकल करके आया, तो आपका कण्व वंश निकल करके आया। और इसका स्थापना कौन किया, तो वसुदेव, वही जो आपका क्या किया था, पुष्यभूति का ये किया था, मर्डर किया था। तो वसुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवहूति
की हत्या कर कण्व वंश की स्थापना 73 ईसा पूर्व में की। तो ये क्या किया, आपका जो देवहूति जो अंतिम शासक था कण्व वंश का, शुंग वंश का, इसका हत्या करके, ये जो आपका था देवभूति की हत्या करके वसुदेव जो है वो नया वंश का स्थापना किया, और वो जो वंश था उसका क्या नाम था, कण्व वंश। कब किया, 73 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है कण्व शासकों ने कितने वर्षों तक राज्य किया। तो ये जो कण्व शासक थे ये लोग 45 वर्षों तक राज्य किए थे। उसके बाद है कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था। तो कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। कौन सा दोस्तों, सुशर्मा। नेक्स्ट है कण्व वंश किस प्रकार समाप्त हुआ। तो कण्व वंश जो है दोस्तों ये कैसे समाप्त हुआ। तो कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या उसके सेनापति सिमुक ने करके कण्व वंश को समाप्त कर दिया। यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी के सेनापति ही इस तरीके से हत्या कर देते थे जिनसे वो वंश क्या होता था, समाप्त हो जाता था। अब कण्व वंश की समाप्ति के बाद मगध पर किस वंश का शासन हुआ। तो जैसे ही कण्व वंश का समाप्ति हो गया तो मगध पे फिर कौन सा वंश आया, यानी अगर कोई वंश समाप्त हुआ तो कोई ना कोई आएगा, यानी सातवाहन वंश आया। कौन सा आया दोस्तों, सातवाहन वंश। नेक्स्ट है सातवाहन राजवंश का संस्थापक कौन था। तो आपका जो सातवाहन राजवंश था इसका संस्थापक कौन था। तो इसका संस्थापक था दोस्तों सिमुक। कौन था, सिमुक। नेक्स्ट है सातवाहन राजवंश और किस नाम से जाना जाता है। तो सातवाहन राजवंश आपका आंध्र राजवंश के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से, आंध्र राजवंश। सातवाहन राजवंश की राजधानी कहाँ थी। तो इसका जो राजधानी थी दोस्तों प्रतिष्ठान थी। कहाँ थी, प्रतिष्ठान। सातवाहन राजवंश का सबसे महान शासक कौन हुआ। तो इसका जो सबसे महान शासक दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा, गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो सातवाहन वंश का जो है सबसे महान शासक किसे माना जाता है। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी को ही माना जाता है। सातवाहन राजवंश के किस शासक को पश्चिम का स्वामी कहा जाता है। तो पश्चिम का स्वामी किसे कहा जाता है। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी। किसे कहा जाता है, गौतमीपुत्र सतकर्णी को पश्चिमी का स्वामी कहा जाता है, पश्चिम का। सातवाहन वंश के किस शासक ने शको, यवनों तथा पहलवों को परास्त किया था। तो सातवाहन वंश का कौन सा शासक, तो ऑब्वियस सा बात है वही गौतमीपुत्र सतकर्णी, चूँकि ये जो है सातवाहन राजवंश का सबसे महान शासक माना जाते हैं। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो इन्होंने दोस्तों वेंकट स्वामी का उपाधि धारण किया था। कौन सा, वेंकट स्वामी का। शून्यवाद का संस्थापक नागार्जुन किसका समकालीन था। तो शून्यवाद का जो संस्थापक थे नागार्जुन वो किसके समकालीन थे। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी के ही समकालीन थे दोस्तों। किसके, गौतमीपुत्र सतकर्णी। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी। तो सातवाहनों की राजकीय भाषा आपका दोस्तों प्राकृत थी। कौन सी थी, प्राकृत। सातवाहन राजवंश ने कितने वर्षों तक शासन किया। तो सातवाहन राजवंश दोस्तों आपका लगभग जो है ये लोग 300 वर्षों तक शासन किए थे। कितने, 300 वर्षों तक। किस राजवंश के शासनकाल में सांची के स्तूप तथा अमरावती के स्तूप की वैदिक तथा तोरण द्वार बनाकर इसे नया रूप दिया गया। तो दोस्तों आपका जो सांची का स्तूप आप लोगों ने पढ़ा होगा, अमरावती का स्तूप आप लोगों ने सुना होगा, तो इसका जो नया रूप जो है तोरण द्वार बना करके किन्होंने दिया था। तो सातवाहन शासनकाल में जो है ना इसका जो है नया रूप जो है तैयार किया गया था। अब दोस्तों ये आपका ख़त्म होता है। अब हम लोग आते हैं कलिंग राजा खारवेल। आप लोग कलिंग राजा के बारे में तो सुने ही होंगे, जहाँ पे जो है अशोक जो है जिनसे लड़ाई हुआ था अशोक का, सम्राट अशोक। तो कह रहा है कि कलिंग पर से मौर्य शासन समाप्त होने के बाद वहाँ किस वंश का शासन हुआ। तो जब कलिंग पे मौर्य वंश का शासन समाप्त हुआ तो वहाँ पे कौन सा वंश का शासन स्थापित हुआ था। तो चेदी वंश का हुआ था दोस्तों। किसका, चेदी वंश का। चेदी वंश का सबसे महान शासक कौन था। तो चेदी वंश का सबसे महान शासक किसे माना गया, खारवेल को। कह रहा है खारवेल के वंश की जानकारी के स्रोत क्या है। तो खारवेल के वंश की जानकारी के स्रोत क्या है दोस्तों। तो उड़ीसा के हाथी गुफा अभिलेख। तो उड़ीसा का जो हाथी गुफा अभिलेख है जो कि सम्राट अशोक के द्वारा अभिलेखित कराया गया है, तो उसमें जो है खारवेल के वंश का आपको क्या मिलता है, सारा स्रोत जो है वो मिलता है। खारवेल किस धर्म का अनुयायी था। तो खारवेल दोस्तों आपका जैन धर्म का अनुयायी था। कौन सा धर्म, जैन धर्म। अब हम लोग आते हैं दोस्तों कुछ संगम साहित्य है, तो कहाँ कहाँ हुआ है, किसके काल में हुआ है। तो कह रहा है सातवाहन काल में दक्षिण भारत में कौन से 3 राज्यों का उदय हुआ। तो सातवाहन काल में दोस्तों दक्षिण भारत में आपका जो है 3 राज्यों का उदय हुआ था, चोल, पांड्य और चेर। कौन कौन सा, चोल, पांड्य, चेर। चोल किस क्षेत्र में थे। तो ये जो आपके चोल थे दोस्तों वो चोल का केंद्र जो है मद्रास के दक्षिण में तंजौर क्षेत्र में था। कहाँ था, का केंद्र मद्रास के दक्षिण में तंजौर क्षेत्र में था चोल का केंद्र। पांड्य राज्य का केंद्र कहाँ था। तो पांड्य का आपका केंद्र था मदुरई में। चोल का था मद्रास में और पांड्य का था मदुरई में। चेर राजा का क्षेत्र किस स्थान पर था। तो चोल, पांड्य, चेर। तो चेर का जो है आपका था वो मालाबार के तटीय क्षेत्र,
मालाबार के तटीय क्षेत्र जो आज केरल का भाग है, यानी मालाबार का जो तटीय क्षेत्र है जो आज केरल का भाग है, वहाँ पे आपका चेर राज्य का जो था वो शासन था। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के चोल, पांड्य तथा चेर की जानकारी किस स्रोत से मिलती है? तो ये चोल, पांड्य, चेर तीनों का आपका जानकारी दोस्तों वो संगम साहित्य से मिलता है। कहाँ से? संगम साहित्य से। नेक्स्ट देखिए आपका एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, संगम साहित्य क्या है? तो संगम साहित्य दोस्तों ये क्या है? तमिल में लिखित कविताओं का एक संग्रह है। तमिल में लिखित कविताओं का एक संग्रह है। संगम साहित्य के अनुसार कितने कवि परिषदों का आयोजन हुआ था? तो संगम साहित्य के अनुसार जो दोस्तों ये 3 कवि परिषद का आयोजन हुआ था। कितना? 3। तीसरी कवि परिषद कहाँ हुई थी? तो तीसरी कवि परिषद आपका जो है ये मदुरई में हुई थी। कहाँ हुई थी? मदुरई में। नेक्स्ट है कवि परिषदों में किन किन कवियों ने भाग लिया था? तो जो कवि परिषद हुआ था उसमें कौन कौन सा कवि भाग लिए थे? तो भाट हो गए, चारण हो गए। तो भाट और चारण नामक कवि जो है इसमें भाग लिए थे। नेक्स्ट संगम साहित्य की कविताएं किस भाषा में लिखी गई? तो संगम साहित्य की कविताएं दोस्तों ये संस्कृत में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में। तमिलों का सबसे प्रिय देवता कौन थे? तो तमिलों का सबसे प्रिय देवता कौन थे? कार्तिकेय, या उन्हें स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। तो कार्तिकेय या स्कंद जो है तमिलों के सबसे प्रिय देवता थे। अब आते हैं हम लोग इंडो ग्रीक, शक एवं कुषाण वंश। तो कुछ छोटे छोटे राजवंश है, इसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं इधर। तो इंडो ग्रीक, शक एवं कुषाण वंश के बारे में छोटा छोटा जो है देखेंगे। तो कह रहा है कि इंडो ग्रीक कहाँ राज्य करते थे? तो ये कंधार आप लोगों ने सुना होगा अफगानिस्तान में। तो ये कंधार में जो ये लोग राज्य करते थे। भारत में यूनानी शासकों में सबसे प्रमुख किसे माना गया? तो भारत में जो यूनानी शासकों में सबसे प्रमुख किसे माना गया? मिनांडर, नाम सुने होंगे, मिलिंद पहु मिनांडर का। मिलिंद ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो मिलिंद दोस्तों कौन सा ग्रंथ? तो मिलिंद पंथ की रचना की थी। मिलिंद की राजधानी कहाँ थी? तो इनका राजधानी दोस्तों साकल था। साकल यानी सियालकोट में। शक कहाँ के निवासी थे? तो शक मूलतः कहाँ के? मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के थे दोस्तों? मध्य एशिया के। शक भारत के किस भूभाग पर आकर बसे? तो ये भारत के उत्तर पश्चिम भारत में बसे थे। कहाँ बसे थे? उत्तर पश्चिमी भारत में। शक वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? तो इनका सबसे योग्य शासक था दोस्तों रुद्रदामन। कौन थे? रुद्रदामन। कुषाणों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो कुषाणों का मूल निवास स्थान था चीनी तुर्किस्तान में। कहाँ था? चीनी तुर्किस्तान में। कुषाण कौन थे? तो कुषाण चीन के यूची जाति की एक शाखा थी, यानी ये कहाँ थे? चीन के यूची जाति की एक शाखा थी जो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित करने में सफल हुए थे। तो ये यूची जाति की एक शाखा थी जो क्या किए थे? भारत का जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे ये लोग अपना शासन स्थापित करने में सफल हुए थे। कुषाण वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो इसका जो प्रथम शक्तिशाली शासक जो है ये कुजुल कदफिसस को माना जाता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा कुजुल कदफिसस। कुजुल कदफिसस ने कब अपना शासन स्थापित किया था? तो कुजुल कदफिसस दोस्तों ये जो है 1500 ईस्वी में अपना शासन स्थापित किए थे। कब किए थे? 1500 ईस्वी में। कुजुल कदफिसस की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो इनका मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ था? वीम कदफिसस। कौन हुए थे? वीम कदफिसस। भारत में चमड़े से जूता बनाने का प्रचलन किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो कुषाण काल में ही जो है भारत में चमड़े से जूता बनाने का जो आपका प्रचलन है वो प्रारंभ हुआ था दोस्तों। कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली था योग्य सम्राट कौन था? तो कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली और योग्य सम्राट कनिष्क था। कौन था दोस्तों? कनिष्क। कनिष्क कब राज सिंहासन पर बैठा? तो कनिष्क जो है आपका 78 ईस्वी में जो है वो राज सिंहासन पर बैठा था। कब? 78 ईस्वी में। शक संवत का प्रारंभ किसने किया था? तो शक संवत का प्रारंभ दोस्तों कनिष्क ने ही किया था। आप लोगों को पता ही होगा कि शक संवत का प्रारंभ कौन किए थे? कनिष्क ही किए थे, जो किससे थे? कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली और योग्य सम्राट माने जाते थे। शक संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो शक संवत आपका 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। कब से? 78 ईस्वी। ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर, चूँकि कनिष्क से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। पुरुषपुर जिसे आज पेशावर में, जो पाकिस्तान का पेशावर है वहाँ पे ये पड़ता है। कनिष्क ने कश्मीर में किस नगर की स्थापना की थी? तो कश्मीर में इन्होंने जो है कनिष्कपुर की स्थापना किया था। कौन सा नगर? कनिष्कपुर। कनिष्क ने कौन सा धर्म ग्रहण किया था? तो कनिष्क दोस्तों आपका बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। अश्वघोष कौन था? तो कनिष्क का राजकवि। अश्वघोष कौन थे? तो कनिष्क के राजकवि थे। किसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में ही क्या हुई थी दोस्तों? चौथी बौद्ध संगति हुई थी। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये आपका कुंडलवन, यानी कश्मीर में। कश्मीर का पुराना नाम क्या है? कुंडलवन। चौथी बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी?
तो ये बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में तथा अश्वघोष कौन थे, ये उपाध्यक्ष थे। तो बौद्ध विद्वान जो वसुमित्र थे वो अध्यक्ष थे और अश्वघोष थे वो उपाध्यक्ष थे। कनिष्क के शासनकाल में दो महान साहित्यकार कौन कौन थे, तो कनिष्क के शासनकाल में दो महान साहित्यकार कौन थे, वसुमित्र और अश्वघोष। कौन कौन थे, वसुमित्र और अश्वघोष। अश्वघोष की मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो अश्वघोष की मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो बुद्धचरित्र और सूत्र अलंकार। कौन कौन सी है, बुद्धचरित्र एवं सूत्र अलंकार। कनिष्क के प्रमुख दरबारी कौन कौन थे, तो कनिष्क के प्रमुख दरबारी थे दोस्तों आपके वसुमित्र, अश्वघोष, चरक, नागार्जुन और संरक्ष। तो ये जो है कनिष्क के प्रमुख दरबारी थे। चरक कौन थे, तो चरक जो है वो कौन थे, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, कनिष्क का राज वैद्य थे, यानी एक फेमस जो आपके वैद्य थे। विश्वविद्यालय चरक संहिता किनकी रचना है, तो विश्वविद्यालय चरक संहिता किसकी रचना है, तो ये चरक की रचना है। चरक संहिता किस विषय पर लिखी पुस्तक है, तो चरक संहिता जो है आपका चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है, जो आज भी फॉलो किया जाता है मेडिकल साइंस में दोस्तों। तो ये चिकित्सा से संबंधित जो है ये पुस्तक है चरक संहिता। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो कनिष्क जो है दोस्तों ये आपके बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी थे। किसके, महायान। आप लोगों को पता होगा कि भाई बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय थे, महायान और हीनयान। तो उसमें से जो महायान संप्रदाय थे उनको जो ये फॉलो करते थे। नागार्जुन कौन थे, तो कनिष्क के दरबार की एक विभूति जो एक महान दार्शनिक एवं वैज्ञानिक था। तो नागार्जुन कौन थे, कनिष्क के दरबार की एक विभूति था जो एक महान दार्शनिक एवं वैज्ञानिक था। भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया, तो भारत का आइंस्टीन दोस्तों आपके नागार्जुन को ही कहा गया। किसे कहा गया था, नागार्जुन को। नागार्जुन ने किस पुस्तक की रचना की, तो माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक की इन्होंने रचना की थी दोस्तों। कौन सा, माध्यमिक सूत्र, जिसमें उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो कौन सा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है उसका इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे ये किया था दोस्तों, उसका सिद्धांत का जो है प्रस्तुत किया था। दोस्तों हमारे बहुत सारे ऐसे जो पुराने लोग रहे हैं, जो हमारे विभूति रहे हैं, उन्होंने अच्छा आपका जितना भी मेडिकल साइंस या कोई भी आपका साइंटिफिक जितना भी रिसर्च हुआ है उस पर ये लोग ऑलरेडी सारे रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन इन लोगों को रिकॉग्निशन नहीं मिला, ये दुर्भाग्य है। आप लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट वगैरह पढ़ते होंगे जो जर्मन है, अमेरिकन है, ये है वो है विदेशी, लेकिन हमारे देश के बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं विभूति जो पहले ही वो सारा चीज़ को जो रिसर्च कर चुके थे, लेकिन इनको रिकॉग्निशन नहीं किया गया, रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है, लेकिन चलिए क्या कीजिएगा। अब गंधार शैली क्या है, तो कुषाण काल में बुद्ध की मूर्तियाँ बहुतायत संख्या में बननी शुरू हुई। गंधार के कलाकारों ने इस विषय में यूनानी कला का अनुसरण किया। गंधार के कलाकारों ने तपस्या में लीन बुद्ध की मूर्ति को बड़े ही सुंदर रूप में उभारा। गंधार कला को इंडो यूनानी बौद्ध कला भी कहा जाता है। इस कला में मूर्तियाँ स्लेटी पत्थर की बनी होती हैं। तो गंधार शैली यही है दोस्तों, चूँकि कुषाण काल में क्या हुआ था कि बुद्ध की मूर्तियाँ का बहुतायत यानी बहुत सारा संख्या में क्या हुआ, बनना शुरू हुआ था। और गंधार के जो कलाकार थे वो इस विषय में क्या यूनानी कला का अनुसरण कर रहे थे। गंधार के कलाकारों ने तपस्या में लीन बुद्ध की मूर्ति को बड़े ही सुंदर रूप में क्या किया था, उकेरा था यानी उभारा था। और इसलिए गंधार कला को क्या है, इंडो यूनानी बौद्ध कला भी कहा जाता था। मथुरा शैली क्या है, तो मथुरा शैली दोस्तों की मथुरा की बुद्ध की मूर्तियों पर भारतीयता की अधिक गहरी छाप है। इस शैली की मूर्तियाँ लाल बलुए पत्थर की बनी होती हैं। तो मथुरा के जो बुद्ध का जो मूर्ति था दोस्तों उसमें भारतीयता का क्या था, अधिक गहरी छाप पड़ा हुआ था। इस शैली को की जो मूर्तियाँ होती थी वो लाल बलुए पत्थर से मिल करके बनी होती थी। किससे, लाल बलुए पत्थर से। कुषाण युग में कौन सा नगर भारतीय मूर्तिकला का एक बड़ा केंद्र था, तो कुषाण युग में कौन सा नगर था दोस्तों जो भारतीय मूर्तिकला का एक बड़ा नगर था, तो ये था दोस्तों आपका मथुरा। कौन था, तो मथुरा। बिना सर का कनिष्क की कांसे की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई, तो बिना सर का कनिष्क का कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये मथुरा से ही प्राप्त हुआ है। कनिष्क की मृत्यु कब हुई, तो कनिष्क की मृत्यु दोस्तों 102 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 102 ईस्वी में। कनिष्क की मृत्यु के बाद कुषाण वंश का शासक कौन हुआ, तो कनिष्क की मृत्यु के बाद कुषाण वंश का शासक कौन हुआ था, तो ये आपका जो है वो हुआ था आपका उसका बड़ा पुत्र वशिष्ठ। कौन था, कनिष्क का बड़ा पुत्र वशिष्ठ। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव थे। कौन थे, वासुदेव। तो दोस्तों ये जो है आपका कंप्लीट रहा 200 से 300 ईसा पूर्व तक का जो आपका भारत है, मतलब 200 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक का जो आपका ये भारत है, तो ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग गुप्ता साम्राज्य पढ़ेंगे, उसके बाद आपका जो है प्राचीन भारत खत्म हो जाएगा। प्राचीन भारत के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पूर्व मध्यकालीन भारत,
फिर मध्यकालीन, फिर हम लोग आएंगे मॉडर्न में। तो इस तरीके से क्या करेंगे दोस्तों, एक टॉपिक वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग इसको फॉलो करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, जिससे कि आपको जो हिस्ट्री जो है ना, या हिस्ट्री पॉलिटी जो भी है आपका, वो कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा, वो जो है आसान, चूँकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप पढ़िएगा तभी जो है हिस्ट्री को आप समझ सकते हैं, वरना ऐसे हिस्ट्री आपको बहुत बोरिंग लगेगा, कॉम्प्लेक्स लगेगा। लेकिन इस बुक को आप फॉलो करते जाइए, यकीन मानिए आपको बोर भी नहीं लगेगा, आपको बोरिंग भी फील नहीं होगा, और आपको क्या होगा कि आपको ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया भी हुआ है तो आपको समझ में भी आएगा। और अगर जिनका कॉन्सेप्ट जो पहले से पढ़े हुए हैं उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा है, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, वन लाइनर के फॉर्म में है तो उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। और जो अगर कॉन्सेप्चुअली नहीं भी पढ़े हैं तो भी यहाँ से भी पढ़ के जो है आप सारे कॉन्सेप्ट वाइज इसको समझ सकते हैं, या कॉन्सेप्चुअली आप जैसे जैसे पढ़ेंगे, प्लेलिस्ट को फॉलो करते जाएंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि आप कॉन्सेप्चुअली कैसे इसको जो है पढ़ते जा रहे हैं, वन लाइनर के फॉर्म में ही। तो बस इसी तरीके से इसको पढ़ते जाइए, फॉलो करते जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, और इसी तरीके से चैनल पे बने रहिए दोस्तों। चलिए, आप सभी का धन्यवाद।